नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बात हिंदी के शिक्षण की हो रही थी। हिंदी की शिक्षण विधियां चल रही थी अपनी, हिंदी की शिक्षण विधियां। ठीक है। और हिंदी की शिक्षण विधियों में अब सिर्फ आपकी 2 ही शिक्षण विधियां बची हैं और कुछ जो मॉडर्न यानी मनोवैज्ञानिक जो विधियां बची हैं वो बची हैं। तो 2 विधियों में सबसे पहले हम बात कर लेंगे आज। विधि का नाम है दल शिक्षण विधि। दल शिक्षण विधि। देखिए, दल किसको बोलते हैं? ग्रुप। और शिक्षण का मतलब टीचिंग और विधि का मेथड। यानी क्या करना है कि आपको जो शिक्षा देनी है वो एक ग्रुप में देनी है। अब ग्रुप किसका होता है? तो देखिए, ग्रुप अध्यापकों का भी होता है और ग्रुप बच्चों छात्रों का भी होता है। दोनों ही ग्रुप के माध्यम से शिक्षा देंगे। दोनों ही क्या करेंगे? ग्रुप के माध्यम से शिक्षा देंगे। कैसे देंगे तो देख लेते हैं। दल शिक्षण का अर्थ है जब किसी शिक्षक समूह द्वारा अध्यापन कार्य किया जाता है, वो क्या कहलाएगा? दल शिक्षण कहलाएगा। आप अगर बात करें कि जब किसी शिक्षक समूह है, शिक्षक समूह का अर्थ है, आप यहां पर विशेषज्ञ शब्द भी यूज कर सकते हो। यानी वो व्यक्ति, वो समूह है, वो शिक्षक वर्ग जो उस क्षेत्र या उस विषय में क्या है, पूरा विशेषज्ञ है, उसके द्वारा किसी विषय वस्तु एक टॉपिक पर पूर्ण ज्ञान दिया जाए, वो क्या कहलाएगा? आपका दल शिक्षण मेथड कहलाएगा। ठीक है। तो इस मेथड का अगर बात करें कि सर्वप्रथम इस मेथड को लाने का श्रेय या सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था, तो उसका नाम है मिशिगन। क्या नाम है? मिशिगन। और इसका साथ दिया था हार्वे ने। और ये कब? 1955 की बात है ये। और कहां पर? तो ये भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। हार्वर्ड विश्वविद्यालय। और ये कहां पड़ता है? ध्यान होगा आपको, अमेरिका। यहाँ इस मेथड का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ या इसे कार्य या क्रियान्वित रूप में यहाँ सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। तो इसको याद करना है आपको। तो देखो, मिशन, इसको मिशिगन है, इसको याद कर लो, मिशन। और मिशन कब? जब कोई मिशन बनाते हैं, क्या अकेला व्यक्ति कोई मिशन बनाता है? नहीं, उसे क्या बनाना पड़ेगा? दल बनाना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा। अर्थात क्या हो गया? दल शिक्षण के प्रतिपादक कौन है? मिशिगन और हार्वे। ठीक है। ध्यान रह जाएगा आपको कि जब कोई शिक्षक या विशेषज्ञ वर्ग द्वारा किसी विषय वस्तु को छात्रों के सामने या छात्र समूह को अध्ययन करवाया जाता है, वो क्या कहलाती है? आपकी दल शिक्षण विधि कहलाती है। इसमें होता क्या है? इसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक या विशेषज्ञ, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक शिक्षक परस्पर एक दूसरे के सहयोग से विद्यार्थियों को, देखो विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थियों को किसी विषय पर विशेष शिक्षण देते हैं। विशेष शिक्षण देते हैं। समझ में आ गई? मैंने आपको पहले बताया, दल क्या होता है? ग्रुप होता है। ग्रुप अध्यापकों का भी होता है और बच्चों का भी। और इसमें क्या करते हैं? अध्यापक ग्रुप में 1 से अधिक भी हो सकते हैं। अभी बताऊंगा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन बताऊंगा कि ग्रुप कैसे बनते हैं, दल शिक्षण में ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, बताऊंगा अभी। इसमें क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अध्यापक एक दूसरे के सब्जेक्ट से संबंधित अध्यापक क्या करते हैं? विद्यार्थियों को किसी विषय पर क्या करते हैं? विशेष शिक्षण देते हैं। वही क्या है? आपका दल शिक्षण मेथड है। अब इसके अंदर
इस विधि के या दल शिक्षण के मैं आपको कह दूं सोपान क्या है, दल शिक्षण के सोपान क्या है। तो ध्यान रखना इसके 3 सोपान है। कोई भी दल शिक्षण कार्य हमें करवाना है, कोई भी दल शिक्षण कार्य हमें करवाना है, इसके कितने हैं, सोपान है। तो नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 पे आएगा योजना तैयार करना। नंबर 1 पे क्या आएगा, योजना तैयार करना। सबसे पहले आपको कोई भी दल में कार्य करना है, शिक्षण कार्य करवाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, योजना का क्या करना है, निर्माण करना है। ठीक है, फिर आपको 2 नंबर पे जो योजना आपने तैयार की है उसे आप क्या कर दो, क्रियान्वित कर दो, यानी क्रियान्वयन करना, क्रियान्वयन करना। क्रियान्वयन का अर्थ होता है लागू करना, ठीक है ना। अगर इसे आप कहना चाहो तो इसे आप ये भी बोल सकते हो व्यवस्था करना। कई किताबें व्यवस्था भी लिखती हैं, ठीक है, व्यवस्था करना। अब 3 नंबर की बात करें कि आपने योजना बना ली, उस योजना को क्या कर दिया, लागू कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो भी परिणाम आए, परिणामों का मूल्यांकन करना, परिणामों का क्या करना, मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना। नॉर्मल सी क्रिया है, 3 सोपान है दल शिक्षण के। सबसे पहले योजना बनानी है, कौन सा विषय आपको पढ़ाना है, फिर उसके बाद में उस व्यवस्था को क्या करना है, लागू करना है, और फिर उसके बाद में आपको परिणामों का क्या करना है, मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो ये 3 इसके सोपान होते हैं दल शिक्षण के। ठीक है, अब दल, ये जो मैं प्रश्न अभी जो करवा रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहीं से लगभग आपके पेपर में एग्जाम में कंटेंट करेगा, तो ये प्रश्न आपको इस कंटेंट से जरूर देगा। ठीक है, कि दल जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, दल निर्माण कैसे होता है, दल निर्माण की प्रक्रिया की सीधी सी बात है कि आपां ग्रुप कियां बना सका। आ बात है कि आपां ग्रुप कियां बना सका। तो ग्रुप बनाने खातर अपन 4 स्टेज हुए ग्रुप बनाने की। नंबर 1 की बात करा क्या, एक ही संस्था के, एक ही संस्था यानी एक ही विद्यालय हो या एक ही कोई शिक्षण संस्थान हो, एक ही शिक्षा के एक ही विभाग, एक ही शिक्षा के एक ही विभाग के शिक्षक इसमें शामिल होंगे। एक ग्रुप तो ऐसे बन सकता है, जैसे एक विद्यालय है उसमें हिंदी के कितने टीचर हैं, 2 टीचर हैं, तो वो एक ग्रुप बन जाए, क्यों, वो एक ही विभाग है। ठीक है, हिंदी के 4 टीचर हैं तो चारों का एक ग्रुप बना देंगे। तो यानी एक ही संस्था के एक ही शिक्षा के विभाग, पहला ये ऑप्शन आए थे, वैसा का वैसा लिख रहा हूं। फिर एक ही संस्था के, एक ही संस्था के विभिन्न, जो विभिन्न होंगे, विभिन्न विभागों के शिक्षक, विभागों के शिक्षक, ये ग्रुप बन रहा है। ये पहला ग्रुप बना एक ही सब्जेक्ट का। अब क्या करें, उसी संस्था के जितने भी अध्यापक हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, उन सब का क्या बना दिया जाए, एक ग्रुप बना दिया जाए। तो ऐसे भी ग्रुप का निर्माण होता है। नंबर 3 की बात करें, ठीक है, तो विभिन्न, देखिए पहले मैंने दोनों एक के करवा दिए, फिर विभिन्न संस्थाओं के, यानी अलग अलग स्कूल हो गए, यानी विभिन्न संस्थाओं के एक ही विभाग के शिक्षक, इसका भी ग्रुप बनता है। जैसे मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूं या मैं जिस जिले में रह रहा हूं, जैसे उड़मानगढ़ है, उड़मानगढ़ के जितने भी प्राइवेट या जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, तो उनमें जो अध्यापक, जितने भी हिंदी के अध्यापक हैं, उनका क्या बना दिया जाए, एक ही संघ बना दी जाए। तो देखो ना, विभिन्न संस्थाओं के एक ही विभाग के शिक्षक, ये भी ऑप्शन में था। 4 नंबर सेम उसी की तरह है, विभिन्न संस्थाओं के विभिन्न विभागों के शिक्षक, ध्यान रखना, इनका भी एक ग्रुप बन जाता है जिसे शिक्षक संघ बोलते हैं। तो ध्यान रखना, दल कितने प्रकार से बन सकता है, दल 4 प्रकार से बन सकता है। एक ही स्कूल के एक ही विभाग के शिक्षक हो जाएंगे, एक ही संस्था के, यानी एक ही स्कूल के विभिन्न विभागों के शिक्षकों का समूह है। एक विभिन्न सारे स्कूलों में एक ही सब्जेक्ट के जितने, उनका बना दो। एक विभिन्न संस्थाओं के सभी जो अध्यापक हैं उनका बन जाएगा। ठीक है, तो ये दल निर्माण की प्रक्रिया थी। तो ये पेपर में पूछा गया प्रश्न था। तो इतने लंबे लंबे ऑप्शन थे। ठीक है, अब योजना, ये मैंने आपको वैसे तो करवा दी मैंने
कि योजना का निर्माण कैसे होता है, तो योजना का निर्माण कितने चरणों में, 6 चरणों में होता है। कोई भी दल शिक्षण है सबसे पहले योजना ही तो बनानी पड़ेगी। तो योजना निर्माण सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको कोई भी योजना बनानी है तो उसमें क्या करना होता है, विषय का निर्धारण करना होता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट क्या करवाना है। तो सबसे पहले विषय का क्या कर दो, निर्धारण कर दो। 2 नंबर पे जब आपने विषय का क्या कर दिया, निर्धारण कर दिया, तो अब आपको क्या करना है कि ये विषय आप क्यों पढ़ा रहे हो, उसके उद्देश्यों का क्या कर दो। 2 नंबर पे उद्देश्यों निर्धारण कर दिया जाए, उद्देश्यों का क्या कर दिया जाए, निर्धारण कर दिया जाए। 3 नंबर पे आपको पीछे मैंने करवा चुका है। 3 नंबर में क्या करना है, जब आपने विषय का निर्धारण कर लिया, फिर उद्देश्य कि ये बालक को ये चीज इतने महीने में हमें कवर करवानी है, यानी उद्देश्य का निर्धारण कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब बालक जो पहले पढ़ रहा था, दल शिक्षण करवा रहे हैं अपन, पहले जो पढ़ रहा था, पहले जो उसका व्यवहार था, उस व्यवहार में अब कितना परिवर्तन है वो चीज लिखनी है। व्यवहारगत परिवर्तनों का उल्लेख, परिवर्तनों का ठीक है। फिर है छात्रों, आपने उनका व्यवहार देख लिया कि बालक पहले कैसे पढ़ रहे थे, दल शिक्षण से, ग्रुप डिस्कशन से अच्छे पढ़ रहे हैं नहीं, तो आपने उनके व्यवहारों को क्या कर लिया, लिख लिया। अब क्या करना है छात्रों के, अब आपने जो पहले पढ़ाया था छात्रों के पूर्व ज्ञान का क्या करना है, आपको आंकलन करना है या परीक्षण करना है कि पहले बढ़िया पढ़ रहे थे या दल शिक्षण से बढ़िया पढ़ने लगे हैं। ठीक है। 5 नंबर की बात करें, 5 नंबर में आपका आएगा कि शिक्षक जो होगा, आप जो पढ़ा रहे हैं, क्या वो शिक्षक की योग्यता शिक्षक की योग्यता कि जो शिक्षक की योग्यता है, क्या वो इस योग्य है कि वो दल शिक्षण में अपना कुछ अलग विशेष दे सके। योग्यता कह सकते हो, कुशलता कह सकते हो, पेपर में 2-3 शब्द मिलते हैं आपको, तो ध्यान रखना है शिक्षक की योग्यता है। कुशलता भी क्या करती है, किसके अनुसार कार्य होगा, इस शिक्षक पे तो काम करना है। दल शिक्षण किसके आधार पे होगा, शिक्षक के आधार पे होगा। तो यानी उसमें योग्यता है कि नहीं है, वो उस कार्य में कितना पारंगत है। और छठा लास्ट में आपको पता ही है कि जो छात्र की उपलब्धि होती है उसका क्या कर लिया जाए, मूल्यांकन। छात्र की उपलब्धि का क्या करना है, आपको मूल्यांकन करना है। छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन करना। ये योजना निर्माण के 6 चरण थे जो मैंने आपको पहले भी करवाए और यहाँ रिपीट करवा रहा हूँ दोबारा। और दल शिक्षण में ये 6 के 6 चरण काम आते हैं। किसी विषय, जैसे मैंने आज यहाँ पे संज्ञा करवानी है, ये लीजिए। फिर उद्देश्य का निर्धारण, यानी कोई भी वाक्य दिया जाए, कोई भी वाक्य दिया जाए, उसमें बालक सभी शब्दों को क्या कर ले, पहचान कर ले, शब्दों को पहचानने लग जाए कि ये कौन सी शब्द है, इसमें कौन सी संज्ञा है। फिर व्यवहारगत परिवर्तनों का उल्लेख, बालक को जब दल शिक्षण से करवाया जाए, जैसे मैंने 5 बालकों को खड़ा किया और उन्हें कहा कि एक लाइन दे दी कि बेटा इसमें बताओ संज्ञा कौन सी, तो एक बालक ने 1 बताई, दूसरे ने 2 बताई, तीसरे ने, इस तरह। तो उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन है उसका उल्लेख करना है। बालक उस चीज के बारे में पहले क्या याद कर रहा था, पहले कैसे पढ़ रहा था दल शिक्षण से पहले, तो उसका ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक की योग्यता, वो किस तरह से पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता। छात्र की उपलब्धि का क्या करना है, मूल्यांकन की। जब मैंने इस मेथड से पढ़ाना शुरू किया तब, और मूल्यांकन तो आपको पता ही है ना कितने तरह से कर सकते हैं। मूल्यांकन आप 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो आपका लिखित होता है मूल्यांकन, आप एक लिखित तरीके से कर सकते हैं और एक मौखिक तरीके से कर सकते हैं। प्रश्न पूछ कर सकते हैं, प्रश्न लिखवा कर आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखना, मूल्यांकन का जो आधार है ना वो योजना ही होती है। ध्यान रखना, मूल्यांकन का आधार क्या है, योजना। कई बार पूछ लेता है मूल्यांकन का आधार क्या है, तो ध्यान रखना योजना होता है। सबसे पहले मूल्यांकन कर जब करोगे तो कब करोगे मूल्यांकन, जब आपके सामने कोई योजना बनाई, फिर उसको लागू किया, तो चेक की तो करना है मूल्यांकन में बालक ने क्या सीखा। तो देखिए मूल्यांकन का आधार क्या होता है, योजना होता है। इस बात का आप ध्यान रखोगे। ये दल शिक्षण था। अब इसके गुण क्या है, दोष क्या है, वो पढ़ लेते हैं। गुण और दोष। सबसे पहले गुण पढ़ लेते हैं, ठीक है। गुण के अंदर बात करें तो इसमें बालक क्या हो रहा है, एक्टिविटीज कर रहा है, तो यह क्रियात्मक अनुसंधान पर आधारित है। ये क्रियात्मक है, यह भी कह सकते हो आप। क्रियात्मक कैसे है कि बालक इसमें नई नई चीजें सीख रहा है, तो ये क्रियात्मक सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। इसमें बालक करके सीख रहा है, ठीक है। पहली बात, अगर बालक
करके सीख रहा है तो समय का क्या होगा? सदुपयोग होगा। समय का क्या होगा? सदुपयोग होगा। धन का क्या होगा? सदुपयोग होगा। श्रम का क्या होगा? सदुपयोग होगा। सदुपयोग, क्योंकि वो कार्य कर रहा है तो उसे क्या मिल रहा है? कुछ ना कुछ उसे मिल रहा है। और इस तरह अगर बालक किसी ग्रुप में कार्य करता है, आप मानिए एक बालक अलग कार्य कर रहा है और एक बालक आप ग्रुप में कार्य करवा रहे हो, तो मान के चलिए बालक में अनुशासन आएगा। बालक में क्या होगी? अनुशासन की भावना क्या हो जाएगी? विकसित हो जाएगी। अनुशासन की भावना क्या हो जाएगी? विकसित हो गई। भावना विकसित होगी तो बालक में कौन सा गुण आ गया? ऑटोमेटिक ही दल शिक्षण से, क्योंकि अलग अलग लोगों के विचारों को जानेगा, उनके व्यवहार को जानेगा, उनके आचरण को जानेगा, अर्थात उसमें जो गलत एक्टिविटीज है उससे अपने आप ही क्या हो जाएगा? दूर होता जाएगा और उसमें अनुशासन के गुण आ जाएंगे। ठीक है। नंबर 4 की बात करें, विशेष ज्ञान। विशेष ही तो है, अध्यापक समूह है। जब किसी एक्सपर्ट किसी चीज को पढ़ाते हैं तो ध्यान रखना विशेष ज्ञान उसे मिलेगा कि नहीं। तो विशेष ज्ञान से विभिन्न विषयों में क्या हो जाएगा? वो पारंगत हो जाएगा। विभिन्न विषयों में पारंगत। ठीक है। और अगर ऐसा वो करेगा तो उसके जीवन में क्या आ जाएगा? संतुलन आ जाएगा। तो संतुलित सामाजिक विकास होता है उसमें, क्योंकि जब वो ग्रुप में रहेगा तो अलग अलग विचारधाराएं मिलेगी, तो संतुलित सामाजिक विकास संभव है। ठीक है। ये थे आपके गुण दल शिक्षण के। अब इसके दोष क्या हैं? जो चीज है उसके गुण भी होते हैं और उसके क्या होते हैं? दोष भी होते हैं। तो देखिए, अगर इस विधि से पढ़ाते हैं तो हमें अध्यापक एक चाहिए, ज्यादा चाहिए, एक से अधिक अध्यापक चाहिए, तो यानी हमारे पे क्या पड़ेगा? आर्थिक भार पड़ेगा, यानी पैसे ज्यादा लगेंगे। आर्थिक भार, यानी हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, इसीलिए आर्थिक भार क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, पैसे ज्यादा लगते हैं इसमें। नंबर 1 तो ये दोष है इसका। ठीक है। 2 नंबर की बात करें तो इसमें क्या होता है? जरूरी नहीं कि मैं हूं और मेरे जैसे कोई दूसरा पढ़ाए, दोनों के विचारों में क्या हो सकता है? मतभेद हो सकता है। इसीलिए यहां समन्वय, एक साथ पढ़ाने का जो है वो करने में क्या आती है? कठिनाई आती है। करने में कठिनाई, किसी के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, किसी का अलग होता है, तो यानी समन्वय करने में क्या आती है? कठिनाई आती है। फिर 3 नंबर की बात करें तो ऐसा कोई जरूरी है सारा पाठ्यक्रम ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। हिंदी के अंदर देखें तो लगभग ऐसा नहीं हो सकता। तो यानी इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम संभव नहीं है। संपूर्ण पाठ्यक्रम संभव नहीं है। आप सभी चीजों को इस मेथड से नहीं पढ़ा सकते, दल शिक्षण विधि से। ठीक है। और अगर बात करें कि इसमें दल शिक्षण में जो सहयोगी होते हैं वो किसी की फीलिंग्स को नहीं समझ सकते, एक दूसरे की फीलिंग्स को। यानी दल के सदस्यों, दल शिक्षण के सदस्यों में सहयोग की भावना। देखना, आप जब टीचर लग जाओगे तो आप ये सोचोगे मैं दूसरे अध्यापक की क्या निकाल दूं? किल्ली निकाल दूं, उसे नीचे लेके आऊं, मैं बेस्ट रहूं, ये करते हैं। दल शिक्षण के सदस्यों में सहयोग की भावना कम होती है। ध्यान रखना, कोई टीचर किसी दूसरे की मदद करके खुश नहीं होता। ठीक है। तो ये थी दल शिक्षण विधि, जिसके हमने गुण और दोष पढ़ लिए। और 25 नंबर विधि थी ये। ठीक है। और 26 नंबर आपके हिंदी में 26 ही शिक्षण विधियां हैं। 26वीं शिक्षण विधि में आपको करवा रहा हूं, जो थोड़ी सी बहुत ईजी है वैसे तो, और लगभग हम इसी मेथड से हमने पढ़ना शुरू किया था। और विधि का नाम है वाचन। ये ना वाचन विधि, लास्ट विधि बची आपकी वाचन विधि। देखिए, वाचन शब्द का अर्थ तो आप समझिए बोलना, ये होता है। वाचन का अर्थ क्या होता है? बोलना। और बोलना क्या, यानी बोलने का अर्थ है अर्थ ग्रहण करके बोलना। ऐसा नहीं है सीधा बोलना शुरू कर दो, यानी आपको क्या करना है? अर्थ ग्रहण करते हुए बोलना, अर्थात है पढ़ना। क्योंकि हम तो शिक्षण मेथड पढ़ रहे हैं, वैसे वाचन का अर्थ बोलना होता है, परंतु हम तो शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या अर्थ हो जाएगा कि अर्थ ग्रहण करते हुए क्या करना है? पढ़ना है। अब अर्थ ग्रहण कैसे करेंगे? वाचन कैसे करते हैं अपन? 2 तरीके से करते हैं। एक तो कई बच्चे बोल बोल के करते हैं और एक ही बच्चे चुपचाप मौन। तो यानी वाचन की अगर बात करें, हम बात कर लेते हैं माध्यमिक स्तर की।
और ये भी बता दूंगा, इसमें से प्रश्न आया था वो बताऊंगा। माध्यमिक स्तर पर वाचन के 2 प्रकार हैं, वाचन के 2 प्रकार हैं, ठीक है। वाचन के कौन कौन से 2 प्रकार हैं तो देख लीजिए। पहला वाचन अगर नाम ले तो सहस्वर वाचन, यानी इसमें बालक बोल बोल के पढ़ता है, और इस दूसरा वाचन है मौन वाचन। और ध्यान रखना, यहां से प्रश्न आपका आया था, पूछा था मौन वाचक कौन सी क्लास से प्रारंभ होना चाहिए। ये प्रश्न शायद मेरे याद नहीं है, 2nd ग्रेड में आया था। तो मौन वाचन कौन सी क्लास से प्रारंभ होता है, ध्यान रखना कि कक्षा 3 से मौन वाचन प्रारंभ हो जाना चाहिए। अब इसको कैसे याद रखें, अगर कोई आप में से प्राइवेट स्कूल का अध्यापक है तो ध्यान रखना संजीव की गाइड कौन सी क्लास से शुरू होती है। अगर कोई भी बच्चा गाइड पढ़ता है तो वो मन से पढ़ेगा, मौन रह के पढ़ेगा। तो ध्यान रखना संजीव की गाइड 3री क्लास से शुरू होती है, 2री क्लास में कभी गाइड नहीं लगती, परंतु 3री क्लास में संजीव की गाइड आती है, 3 से 12 तक लिखा आता है। तो ऐसे याद रख सकते हो, ट्रिक की है ये कि मौन वाचन कैसे कौन सी क्लास से, कक्षा 3 से शुरू हो जाता है। और अगर आपको पूछे कि व्याकरण का ज्ञान कौन सी क्लास से देना शुरू करना चाहिए बालक को, मनोविज्ञान क्या कहती है कि व्याकरण का जो शिक्षण है वो कौन सी क्लास से शुरू करें, तो ध्यान रखना वो कक्षा 6 से शुरू करना है। कौन सी कक्षा से, 6 से शुरू करो। परंतु आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात करें वहां तो 1ली क्लास से ही आपको संज्ञा सर्वनाम बच्चों को याद कराने शुरू, परंतु नहीं, बालक समझ ही नहीं पाता कि संज्ञा सर्वनाम, क्योंकि व्याकरण समझने के लिए बौद्धिक क्षमता का विकास होना भी क्या है, जरूरी है। तो व्याकरण शिक्षण अगर ऑप्शन में आता है कि कब प्रारंभ, तो कक्षा 6 से, किताबें कहती है कक्षा 6 से व्याकरण शुरू होनी चाहिए, और मौन वाचन कक्षा 3 से शुरू हो जाना चाहिए। अब अगर बात करें सहस्वर वाचन, इसमें बालक बोल बोल के याद करता है, बोल बोल के याद करता है, अर्थात ये कौन सा भाग हो गया, पद्य। आप ध्यान रखना, कविता आप कभी भी मौन वाचन नहीं कर सकते, कविता का आपको बोलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो पद्य जो भाग है वो सहस्वर वाचन का है, और गद्य जो भाग है वो क्या है, मौन वाचन का है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो सहस्वर वाचन में क्या आएगा, पद्य भाग। अब अगर इसकी बात करें, क्योंकि पद्य के अंदर क्या मिलता है, हमें रस, और हमें कविता का क्या करना होता है, सार जानना होता है, अर्थात बोध पाठ। अर्थात इसमें हमें रस और बोध पाठ के अंतर्गत हम सहस्वर वाचन करते हैं। तो इसकी बात करें गद्य की, तो ये गहन होता है, क्योंकि पाठ बहुत बड़े होते हैं, निबंध बहुत बड़े होते हैं, कहानी बड़ी बड़ी होती है, अर्थात वो गहन होता है, केंद्रीय होता है। अर्थात जैसे आपको बोल सकते हो द्रुत पाठ, यानी बहुत लंबे जो पाठ हैं उन्हें मौन वाचन से पढ़ना अच्छा होता है, ताकि वो माइंड में क्या हो जाए, तैयार हो जाए। परंतु कविता को आप मौन वाचन नहीं कर सकते, आप लाइन पढ़ेंगे फिर उसका सरलार्थ याद करेंगे, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या होता है वाचन में, इसमें अध्यापक सर्वप्रथम अध्यापक सहस्वर वाचन करता है। चाहे वो कविता पढ़ा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा पाठ पढ़ा रहा है तो भी क्या करता है, वाचन ही करेगा। सहस्वर वाचन कर विषय वस्तु को क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा, विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। आप कक्षा में जाओगे तो ऐसा था नहीं आप जाके खड़े होगे बोर्ड पर चल भाई, ऐसा नहीं, आपको तो बोलना ही पड़ेगा। और इसमें वाचन में अध्यापक की ये भूमिका रहती है कि अध्यापक जाते ही विषय वस्तु को क्या करता है और प्रस्तुत करता है। अर्थात अध्यापक क्या करता है, आदर्श वाचन करता है। मैं पीछे भी इसका आपको समझा चुका हूं कि आदर्श वाचन कौन करेगा, हमेशा अध्यापक करेगा। और छात्र जो होते हैं वो उसका क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। छात्र अध्यापक का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। ओके, तो ये थी आपकी वाचन विधि। परंतु अब ध्यान रखना, अब ये जो मैंने आपको करवाया है सहस्वर वाचन और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं और करवा देता हूं आपको कि सहस्वर वाचन कितने प्रकार के हैं। तो ध्यान रखना, सहस्वर वाचन के 3 प्रकार हैं। सहस्वर वाचन के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। तो सहस्वर वाचन पहले कौन कर रहा है, अध्यापक। तो ध्यान रखना, अध्यापक नंबर 1, अध्यापक अर्थात आदर्श वाचन, इसे पहला वाचन बोलते हैं, आदर्श वाचन। ठीक है, कौन करता है, अध्यापक। 2 नंबर फिर आएंगे छात्र। ठीक है, छात्रों को भी मैंने बताया था कौन सा हो जाएगा, अनुकरण वाचन। कौन सा, अनुकरण वाचन। और फिर दोनों साथ में आएंगे, अध्यापक और अध्यापक प्लस छात्र। जब साथ में करते हैं तो क्या हो जाएगा, समवेत, या आप इसे बोल सकते हो सामूहिक वाचन।
ठीक है, समेत या सामूहिक वाचन। ध्यान रखना सहस्वर वाचन के 3 भाग हैं। अध्यापक करता है वो आदर्श वाचन, छात्र करता है वो अनुकरण वाचन, और जब दोनों करते हैं तो समेत या सामूहिक वाचन कहलाता है। अब मौन वाचन की बात कर लें तो मौन वाचन 2 ही प्रकार का होता है। मौन वाचन कितने प्रकार का है? 2। पहले की बात करें तो गहन, गहन का अर्थ होता है डीपली, ठीक है। अगर इसका दूसरा नाम दे तो आपको गंभीर भी बोल सकता है, गंभीर पाठ वाचन मौन वाचन है, ठीक है। 2 नंबर की बात करें, इसमें अध्यापक भी घर पे पढ़ता है तो इस विधि से पढ़ता है, बालकों को जब पढ़ाता है तब तो उसका सहस्र जगह और बालक उसे गहन या गंभीर पाठ बोल सकते हैं। फिर अगर बात करें द्रुत, मैंने पीछे भी बताया ना, द्रुत या त्वरित पाठ, इसमें भी कौन सा वाचन होगा? मौन पाठ, ठीक है। तो ये इसके प्रकार थे, मौन वाचन के और सहस्र वाचन के प्रकार थे, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे वाचन विधि। इसी का पाठ चल रहा है, इसमें हम पढ़ेंगे वाचन शिक्षण की विधियां, कि जब हम पढ़ते हैं, वाचन करते हैं और वाचन करते हैं में शिक्षण करते हैं तो कितने प्रकार की विधियां, तो देखिए 2 प्रकार की विधियां काम में आती हैं। एक तो आती है संश्लेषण विधि। कौन सी विधि? संश्लेषण विधि। 2 नंबर आएगी आपकी विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, ठीक है। अगर हम बात करें नंबर 1 की, संश्लेषण आप समझ गए, पूरी चीज का क्या निकाल लेना? सार निकाल लेना, संश्लेषण विधि। आपको मैंने पहले ही बताया था, सह से याद कर लो समेटना, यानी टोटल चीज आपने पहले विश्लेषण से पढ़ी और उसका सार निकाल लिया, अर्थात वो क्या है? संश्लेषण है। अब संश्लेषण विधि में कौन कौन से भाग आएंगे? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो संश्लेषण विधि में क्या होता है? सबसे पहले आता है अक्षर बोध विधि, अक्षर बोध विधि। अब देखिए नाम से ही दिख रहा है अक्षर बोध, बोध मीन्स सीखा, अर्थात इस विधि में क्या करना होता है? इसमें बालक को जो वर्णमाला आपने सिखाई थी, आपने जब बालक को वर्णमाला सिखाई थी उसका क्या करवाना है? ज्ञान ही तो करवाना है। और जब आपने वर्णमाला सिखाई तो बालक को पहले वर्ण सिखाए, अर्थात आपने क्या सिखाए? अक्षर सिखाए, और अक्षर से आपने क्या सिखाए? शब्द सिखाए, और शब्द से आपने क्या सिखाया था? वाक्य सिखाया था। तो व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब क्या होता है, इस विधि में पहले वर्ण सिखाया जाए, वर्ण से शब्दों को बनाया जाए और फिर वाक्य बनाया जाए। जैसे आपने ए सिखाया, ठीक है, और उसके बाद में आपने ए से बनने वाले शब्द सिखा दिए। जैसे आप ए में लगाओ बेटा ज, अज, ठीक है। फिर आपने इससे बनाना सिखा दिया कि अज घास चर रही है, चर रही है, ठीक है, बकरी। तो ध्यान रखना ये जो चीजें हैं ये एक क्रम है, वर्ण सिखाओ, शब्द सिखाओ, वाक्य सिखाओ। अक्षर बोध में यही होगा, बालक को ऐसे ही सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता पहले वाक्य सिखाया आपने, फिर आपने शब्द सिखाया, फिर वर्ण निकाला, नहीं, ऐसा नहीं। तो अक्षर बोध विधि का अर्थ है पहले आपने संश्लेषण कर लिया सारी चीजों का, फिर उसने वाक्य बनाना सीख लिया, सारी चीजों का सार आपने उसे सिखा दिया। नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 में आती है, ये मैंने आपको डिटेल से करवाई है पीछे, ध्वनि फोनेटिक मेथड जो करवाया था मैंने आपको, ध्वनि साम्य विधि। इसमें क्या होता है, बालक को एक जैसे शब्द, एक जैसी ध्वनि वाले शब्द बालक को क्या किए जाते हैं? सिखाए जाते हैं, एक जैसी ध्वनि वाले शब्द। पीछे मैं करवा के आया था, आपको करवाया था करम, गरम, चरम। तो इसका डिटेल मैंने पीछे वाले वीडियो में फुल बड़ी आपको करवा रखी है। फिर उसके बाद में आपकी आती है विश्लेषण विधि। तो विश्लेषण विधि में अगर बात करें, ये भी मैंने आपको पीछे सभी विधियां करवा दी हैं, फिर भी यहाँ आप लिखना चाहो तो लिख लेना विश्लेषण विधि में कौन कौन सी थी, विश्लेषण विधि में कौन कौन सी थी। तो नंबर 1 है देखो और कहो विधि, देखो और कहो विधि करवाई थी क्या? 2 नंबर। फिर उसके बाद देखना है, फिर आपकी आएगी वाक्य शिक्षण विधि। 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर में आता है अनुकरण विधि। अध्यापक बोलेगा, छात्र इसका अनुकरण करेंगे, अनुकरण विधि। फिर 4 नंबर में आती है आपकी कहानी विधि। 5 नंबर में आती है आपकी कविता विधि।
6 नंबर पे आपकी आती है सामूहिक पठन विधि। देखिए ये जब पुराने अगर बात करें समय की, तो ये विधि ना स्कूल का जो अंतिम पीरियड होता था उसमें पढ़ाते थे। सामूहिक विधि से सभी बच्चों को इकट्ठा कर लेते थे और फिर जोर जोर से शब्दों का उच्चारण करवाते थे। कै, बच्चे कै बोलते थे पीछे, एक एक को एक, एक दूनी दूनी, दो दूनी चार, इस तरह। यानी इस विधि में सामूहिक रूप से बच्चों को बैठाकर। और 7 नंबर को मैंने आपको शुरू में करवाया था भाषा शिक्षण, यानी आपको जो वो यंत्र विधि जो मैंने करवाई थी वो है भाषा शिक्षण यंत्र विधि। इन सभी विधियों का मैं पूर्व में अध्ययन करवा चुका हूं। अब अगर आपको डिटेल करवानी है तो करवा देता हूं। तो देखो इसमें क्या है, पहला देखो और कहो विधि। इसमें क्या होता है, बालक को अक्सर चित्र रख दिए जाएंगे सामने, चित्रों के माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है। ध्यान रखना, चित्रों के माध्यम से। जैसे ए रख के और उसके नीचे अनार का चित्र रख दिया तो वो ऐसे अनार ही सीखेगा। ठीक है। वाक्य शिक्षण विधि में तो ध्यान रखना, ये देखो और इसी विधि का क्या है, उन्नत रूप है। उन्नत रूप, क्योंकि इसे उस शब्द का क्या हो चुका है, ज्ञान हो चुका है, वाक्य शिक्षण। और वाक्य में उस शब्द का क्या करेगा, वो प्रयोग करेगा। तो जैसे ए शब्द लिखा, ठीक है, बालक क्या लिखेगा, अनार। परंतु अनार के बारे में फिर बताएगा कि अनार एक फल होता है। ठीक है, अनार लाल रंग का होता है। तो उसमें क्या है, वाक्य शिक्षण, वो वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है कर रहा है। अनुकरण में मैंने आपको बताया अध्यापक है क्या करता है, आदर्श वाचन करता है। अध्यापक है आदर्श वाचन करेगा और बच्चे उसका क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे। कहानी विधि जानती हो आप, कहानी सुनाकर बालकों को लिखने के लिए कहना। कहानी सुनाकर बालकों को लिखने के लिए कहना, लिखने के लिए कहना। पहले आपने कहानी सुना दी, फिर बालकों का भी आप अपने माइंड से लिखो, जो कहानी मैंने बताई है अपने शब्दों में लिखो, तो वो होता है। और कविता सेम ही मेथड है, कहानी जैसा ही मिलता जुलता है। वाक्य के अंदर जो भी वाक्य, कहानी कविता के अंदर जो पंक्तियां आती हैं उनका अर्थ बताना, वाक्य कविता की पंक्तियों का अर्थ बताना, कविता पंक्तियों का अर्थ बताना। एक आपने करवा दी, फिर आपने एक पंक्ति दे दी, बालक से पूछो इसका अर्थ क्या है, तो वही तो है। ठीक है। फिर सामूहिक, ये आपको मैंने बता ही दिया। समस्त जितनी भी कक्षा है, सारी कक्षाओं को सामूहिक रूप से क्या करवाना, वाचन करवाना, बोलना। और भाषा शिक्षण यंत्र विधि, ये मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है, ग्रामोफोन या टेप रिकॉर्डर, इसमें क्या किया जाता है, रिकॉर्ड कर दिया जाता है। इसमें क्या कर दिया जाता है, ग्रामोफोन या टेप रिकॉर्डर को अध्यापक अपने स्तर पर रिकॉर्ड कर देता है और बाद में बालकों के सामने क्या कर देता है, प्रस्तुत कर देता है। तो ये विधि मैं पीछे आपको पूर्ण रूप से करवा चुका हूँ। इससे क्या होता है, बालक में एकाग्रता आ जाती है। बालक अकेला सुनता है और समझता है, तो बालक में एकाग्रता भी आती है इस विधि से। ठीक है। तो ये थी अपनी हिंदी की शिक्षण विधियां, जिनको हमने 26 की